बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी विद रीना में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं। चलिए, वाक्य क्या होता है, किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह। सार्थक शब्द दो प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते होंगे। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनको सुनने से हमें कोई अर्थ की प्राप्ति होती है, समझ में आता है कि हाँ यही चीज़ है। जैसे हमने कहा कमल, तो तुरंत हमारे दिमाग में एक चित्र बन गया कमल का, तो हमको पता चल गया कमल मतलब कमल का फूल। तो ये सार्थक शब्द हैं। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं ये भी आप जानते होंगे। जैसे हमने कहा रोटी वोटी, तो क्या होता है, रोटी तो हमारा सार्थक है, और जो इसके साथ हम लोगों ने रोटी छोटी वोटी ये सब लगा दिया वो क्या है, निरर्थक है। ये तो आप जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे कोई पूरा अर्थ या भाव स्पष्ट रूप से समझ में आता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह, मतलब शब्द जो हैं व्यवस्थित तरीके से लगे होते हैं जिससे कोई पूरा अर्थ या भाव स्पष्ट रूप से हमें समझ में आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम वाक्य कहते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, वाक्य के कितने अंग होते हैं? चलिए सबसे पहले वाक्य दो तरह के हमारे वाक्य के भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आज हम किसके आधार पर पढ़ेंगे? रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं वाक्य के? दो अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या? जिसके बारे में हम बात करते हैं या जिसके बारे में बात हो, उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। जिसके बारे में बात होती है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है, जैसे जिसके बारे में हम बात करते हैं उद्देश्य, वो कर्ता होता है, ठीक है। और विधेय जिस उद्देश्य के बारे में हम बात करते हैं या जिसके बारे में जो कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं बच्चों। कौन कौन से? सबसे पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य, ठीक है। ये बहुत सरल होता है बेटा, बस थोड़ा ध्यान देते हैं सब समझ में आ जाता है, ठीक है। आराम से ये एग्ज़ाम में आते हैं बेटा, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कोई चीज़ इतनी सरल भी नहीं समझनी चाहिए, उसको हमें ध्यान से समझना चाहिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, उनको लगता है बस सब आ जाएगा, लेकिन नहीं बेटा, ध्यान देना चाहिए। हर टॉपिक को ध्यान से समझिए, तभी हमें समझ में आता है। और जब समझ में आता है ना, तो हमेशा के लिए समझ में आ जाता है। फिर बार बार इसे आपको नहीं पढ़ना पड़ता है, एक बार आपने समझ लिया, हमेशा के लिए समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बहुत अच्छे बच्चों, शाबाश, समझ में आ रहा है आप लोगों के। अब आगे बढ़ते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें केवल एक ही उद्देश्य मैंने बताया ना, कर्ता को कहते हैं। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। इसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है। सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है और दूसरा आश्रित उपवाक्य नहीं होता। इसी को हम सरल वाक्य कहते हैं। फिर से समझिए, सरल वाक्य क्या होता है? वह वाक्य होता है जिसमें केवल एक ही उद्देश्य मतलब एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। इसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है और दूसरा क्या होता है? दूसरा आश्रित उपवाक्य इसमें
नहीं होता। ठीक है, इसमें एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। बहुत अच्छे। चलिए सरल वाक्य के उदाहरण अब आप देख लीजिए। सरल वाक्य के उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है। अब क्या है, राम क्या है आपका उद्देश्य है, पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है क्रिया हो गई। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये क्या हो गया आपका सरल वाक्य है ना। तो इसमें कोई कुछ भी ऐसा नहीं लगा है बीच में। ठीक है, ना और लगा है, ना की लगा है, ना किंतु लगा है, ना परंतु लगा है, एक सरल वाक्य है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, दूसरा है राधा दौड़ती है। राधा क्या करती है, दौड़ती है, सिंपल। बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है, इसमें कोई भी योजक समुच्चय कुछ भी नहीं लगा, बच्चा दूध पीता है। सूरज चमकता है ना, ये सब सरल वाक्य हैं। शाबाश। अब आगे पढ़ते हैं। सरल वाक्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत सरल होता है सरल वाक्य, मतलब सरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में, दूसरा क्या है हमारा, संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र या सरल उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय योजक जो द्वारा जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। आ रही है समझ में बात। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र या सरल उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से और, किंतु, परंतु, इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसे आप एकदम रट लीजिए, क्योंकि यही मेन पॉइंट है इस आपके संयुक्त वाक्य का। सबसे मेन जो है आपका यही है। और, किंतु, परंतु, इसलिए, ऐसे शब्द बीच में आते हैं। इसमें आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, क्या आता है, और, किंतु, परंतु, इसलिए, ये शब्द आपके बीच में आ जाएं तो समझ लीजिए क्या है आपका संयुक्त वाक्य है। चलिए अब इसका उदाहरण देख लिया जाए। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी, यहाँ स्वतंत्र, एक या दो से अधिक स्वतंत्र या सरल उपवाक्य किसी समुच्चय, सरल, स्वतंत्र क्यों बोला, यहाँ स्वतंत्र क्यों बोला, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको अलग से बोलिए, वह सुबह गया, ये भी एक स्वतंत्र है अपने आप में, वह सुबह गया, और दूसरा शाम को लौट आया, इसको और समुच्चय बोधक अव्यय से हम, ये समुच्चय बोधक अव्यय है आपका, ये और, किंतु, परंतु, इसलिए। ठीक है, हमने इससे इसको, इन स्वतंत्र जो वाक्य हैं इनको हमने एक दूसरे से जोड़ दिया और के माध्यम से। ठीक है, तो क्या हुआ, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब दूसरा देखिए, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। ठीक है, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब कुछ एक ही हैं। मैंने उसे बहुत समझाया, अगर आप कहते किंतु वह नहीं माना, मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना, है ना। तो ये लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब शब्द एक ही जैसे होते हैं। ये अगर बीच में आ गए तो आपका कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य मतलब दो जो हैं आपके स्वतंत्र या सरल उपवाक्य एक दूसरे से समुच्चय बोधक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा देखिए, आज बारिश हो रही है इसलिए, आज बारिश हो रही है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आ रही बात समझ में, आज बारिश हो रही है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये इसलिए क्या है आपका, समुच्चय बोधक अव्यय है, और ये कहाँ जुड़ता है, संयुक्त वाक्य में जुड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। आज बारिश हो रही है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम चुपचाप बैठ जाओ या बाहर चले जाओ। तुम चुपचाप बैठ जाओ या बाहर चले जाओ। ठीक है,
इसमें आप ये भी कह सकते हो तुम चुपचाप बैठ जाओ और बाहर चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं, सॉरी। या तुम चुपचाप बैठ जाओ या बाहर चले जाओ। ये या भी बेटा समुच्चय बोधक होता है। अच्छा, इन्होंने जो दिया है इसको ध्यान दीजिएगा। और, किंतु, परंतु, लेकिन, या, ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इन्हें ध्यान दीजिएगा, या भी बीच में लगा रहेगा। या लग जाए तो तुरंत। और सबसे ज़्यादा संयुक्त वाक्य को पहचानने का एक तरीका बहुत बड़ा है, ये आपस में स्वतंत्र वाक्य होते हैं। जैसे तुम चुपचाप बैठ जाओ, तुम अगर इसको अकेले भी आप बोल दोगे तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसमें आपको दूसरा वाक्य जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र है। तुम चुपचाप बैठ जाओ, है ना, और ये बाहर चले जाओ। अब इसको हमने किसके माध्यम से जोड़ा है? या के माध्यम से। या हमारा क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है, इसीलिए ये क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। ठीक है, ये आपका स्वतंत्र उपवाक्य हो गया। ये देखिए, ये आपका स्वतंत्र उपवाक्य हैं। ये जो दोनों आपस में जुड़े हैं ये क्या हैं? स्वतंत्र उपवाक्य हैं, जो या के माध्यम से आपस में क्या हो गया? जुड़ गया। तो ये आपका क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य समझ में आया आपके? संयुक्त वाक्य में क्या होता है? जब दो उपवाक्य स्वतंत्र रूप से आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है, उन्हें समुच्चय बोधक से जोड़ा जाता है, तो वो संयुक्त वाक्य होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? ध्यान से समझिए। मिश्र वाक्य में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ध्यान से समझिए, सब समझ में आ जाएगा। मिश्र वाक्य वह वाक्य है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। इन उपवाक्यों को जोड़ने के लिए कि, जो, क्योंकि, यदि, तो, जैसे, तैसे, इस तरह के शब्द आते हैं। आई बात समझ में? मिश्र वाक्य वह वाक्य है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य, एक मतलब प्रधान उपवाक्य होता है, और उसी से क्या होता है? एक या अधिक आश्रित उपवाक्य उससे जुड़े होते हैं। उन उपवाक्यों को जोड़ने के लिए हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि, जो, क्योंकि, यदि, तो, जैसे शब्दों का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छे, शाबाश। अब देखिए इसका उदाहरण देखिए। सबसे पहला, जो छात्र मेहनत करता है वह सफल होता है। जो छात्र मेहनत करता है वह सफल होता है। अब देखिए इसमें क्या है? आपका एक प्रधान उपवाक्य है, जो छात्र मेहनत करता है वह सफल होता है। कौन सा छात्र सफल होता है? तो वो छात्र सफल होते हैं जो मेहनत करते हैं। तो इसमें देखिए, अगर आप ये देखिए, आश्रित है, इससे, इस वाक्य से आश्रित है, जो छात्र मेहनत करता है। अब आपको सुनने की इच्छा होगी तो कि सर क्या कह रहे हैं? जो छात्र मेहनत करता है, इसका मतलब तो क्या है? वह सफल होता है। ये अधूरा सा लग रहा है। जो छात्र मेहनत करता है, तो आगे क्या? तो क्या? वह सफल होता है ना? तो ये क्या हो गया? आपका मिश्र वाक्य हो गया। ये सफलता किस पे निर्भर कर रही है? मेहनत पर। जो छात्र मेहनत करता है। जैसे मैं स्कूल नहीं गया। दूसरा उदाहरण देखिए, मैं स्कूल नहीं गया। अब क्यों नहीं गया? क्वेश्चन आएगा ना आपके। अभी आपसे किसी ने कहा मैं स्कूल नहीं गया, क्यों नहीं गया भाई? क्या बात थी? क्योंकि मुझे बुखार था। क्योंकि मुझे बुखार था। तो ये अधूरा है। इससे क्या है? आश्रित है। क्या है? मुझे बुखार था। अब मुझे बुखार था इसीलिए मैं स्कूल नहीं गया, या मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मुझे बुखार था। ठीक है, ये क्योंकि शब्द क्या है आपका? ये जुड़ा हुआ है, आश्रित है ये, क्योंकि मुझे बुखार था। इस मैं स्कूल नहीं गया इसका जवाब है क्योंकि मुझे बुखार था। तो ऐसे शब्दों को जब जोड़ा जाता है तो ये आश्रित वाक्य में आते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है, आप भाई क्यों नहीं गए? क्योंकि मुझे बुखार था। ठीक है,
ये मिश्रित उपवाक्य, मिश्रित वाक्य हैं, सॉरी। यदि बारिश होगी, यदि बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे। यदि बारिश होगी, अब सुनने वाला सोचेगा तो क्या होगा, यदि बारिश होगी तो क्या होगा, तो हम बाहर नहीं जाएंगे। यदि बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे। अब ये क्या है, ये एक दूसरे से आश्रित हैं, आश्रित वाक्य हैं। यदि बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? इनको आप स्वतंत्र रूप से अलग अलग नहीं बोल सकते। अब जैसे यहाँ पे आप तो हटा दीजिए, यदि बारिश होगी, अब इसमें क्या है, यदि बारिश होगी तो क्या होगा, तो लगा के फिर हम बाहर नहीं जाएंगे। यदि बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे। अब चौथा देखिए, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना या ना सुना हो। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, वह कौन सा व्यक्ति है। अब स्वतंत्र रूप से इसको आप बोल सकते हैं, वह कौन सा व्यक्ति है। अब इसमें सुनने वाले को लगेगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जिसने, अब जिसने लगा के उसने पूरा वाक्य कंप्लीट किया, जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। अब जिसने से ये जुड़ा है, ये आश्रित मिश्र वाक्य हो गए। ये मिश्र वाक्य हो गया, ये आश्रित वाक्य हैं, एक दूसरे से आश्रित हैं। वह कौन सा व्यक्ति है, अब जुड़ा हुआ है, जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ में आया सारे उदाहरण। चलिए देखिए, जो ना समझ में आता हो उसे कमेंट करिएगा, बताइएगा, और जो है इसको ध्यान से फिर से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो। और पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको संधि और समास, इनमें सब में जो भी ना समझ में आया आप कमेंट ज़रूर करिएगा और पढ़िएगा। अच्छा, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। और अगली वीडियो में हम उपवाक्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ जाए, आप लोग पढ़िएगा, तो अगली वीडियो में हम उपवाक्य के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।